माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम आपको ना सबसे पहला नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ गए? यह चैप्टर प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे थे। आप लोगों को ना हम जब पहला पहला क्लास ले रहे थे तो हमें याद है कि आप लोग बोलते थे कि सर केमिस्ट्री से हमें डर लगता है। आप लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि सर केमिस्ट्री से हमें डर लगता है? लेकिन हम पहले क्लास में ही आपको बता दिए थे कि केमिस्ट्री से डरने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री से ना आप धीरे धीरे प्यार करना शुरू कर देंगे। और अभी हम महज 6 क्लास लिए हैं, आज का यह 7वां क्लास है। और इस 6 क्लास में लगभग 98% 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री से प्यार हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि 100% बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना, 100% बच्चों को ना केमिस्ट्री से अब प्यार हो गया है। होने लगा है नहीं, बल्कि प्यार हो गया है। क्योंकि इतने आसान तरीके से केमिस्ट्री हम आपको बताए, इतना आसान तरीका से केमिस्ट्री हम आपको बताए कि लगा ही नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि लगभग अपना यह चैप्टर भी अब समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है। बहुत जल्द अब अपना यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज ही हम कोशिश करेंगे समाप्त करने का। आज बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यह चैप्टर आज समाप्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हम ऑलरेडी 6 क्लास ले चुके हैं। समझ गए ना? ऑलरेडी हम इसके पहले 6 क्लास ले चुके हैं और आज का यह वाला क्लास 7वां क्लास है। 7वां क्लास जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हमको अभी तक याद है ना कि हम आपको क्या अभिक्रिया के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम आपको संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ये सब कुछ हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट से। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को लाइक करिए फटाफट। चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं ना, कम से कम शेयर जरूर करिए। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। कम से कम अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, कम से कम अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर करिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं यह टारगेट बोर्ड परिवार आपका परिवार है। आप इस परिवार के एक अभिन्न अंग हैं और आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका ही यह कर्तव्य है कि इस परिवार को हम आगे बढ़ाएं। और यह परिवार आपके बिना अधूरा है, आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब आप बढ़ा सकते हैं तो आप ही बढ़ा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आज सुबह वाला क्लास बच्चों नहीं हुआ था, आज सुबह वाला क्लास नहीं हुआ था, जिसके लिए माफी चाहेंगे। क्योंकि कल ना हमें एक शादी में निकलना पड़ गया था, जिसके वजह से हम लेट नाइट तक वही थे और सुबह में आए तो बहुत कस के नींद आ रहा था, जबरदस्त नींद आ रहा था। तो इसलिए क्लास नहीं हो पाया सुबह। हालांकि इस समय हम दिन भर सोने के बाद इस समय पुनः आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं ना, जल्दी जल्दी से ना आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि हाँ, जो भी बच्चे अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, इस बैच में अभी तक जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो अब देर मत करिए, जल्दी से जल्दी ना अब आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अब देर बिल्कुल मत करिए बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि यहां पर आपको वो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, जिस कह सकते हैं कि जिस सुविधा को पा करके ना आप 470 80 प्लस नंबर तो आराम से ला सकते हैं, या फिर टॉपर बनने की इच्छा को भी आप पूरा कर सकते हैं। टॉपर बन सकते हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पर। जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे, देखिए हम तो बस कोशिश करते हैं, हम तो बस आपको पढ़ाते हैं, हम तो सभी बच्चे को पढ़ाते हैं, जितने भी लाखों बच्चे पढ़ते हैं हम लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब सोचिए, उसमें से टॉपर एक ही बनता है ना। यानी कि टॉपर बनने के लिए जो टीचर होता है उससे ज्यादा दायित्व होता है एक स्टूडेंट का। जब तक एक स्टूडेंट खुद मेहनत नहीं करेगा ना, टॉपर वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए आप खुद मेहनत करें, ठीक है? चलिए
हाँ, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8114532021 92 63 99 11 25, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। सीधे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वहीं पर जहां पर हम लोग पिछले क्लास में खत्म किए थे। ठीक है ना, पिछले क्लास में जहां पर हम लोग खत्म किए थे, सीधे हम लोग बढ़ करके वहीं पर जाते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग प्यारे बच्चों किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे ना। और अभिक्रिया में हम आपको संयोजन अभिक्रिया बता दिए थे, अगर आपको याद है तो। हम आपको संयोजन अभिक्रिया बता दिए थे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको वियोजन भी बता दिए थे। उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बता दिए थे। याद है या फिर भूल गए? बताइए, याद है या फिर भूल गए? बताए थे ना। संयोजन बताए थे, वियोजन बताए थे, उष्मा शोषी बताए थे, उष्मा क्षेपी बता दिए थे, विस्थापन बता दिए थे और द्विव विस्थापन बता दिए थे। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट था लगभग लगभग हम समाप्त कर दिए हैं। चलिए एक बार पुनः हम लोग फिर से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से बताइएगा। संयोजन अभिक्रिया का सूत्र क्या बताए थे? कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। संयोजन, चलिए संयोजन ही सिर्फ लिखते हैं। संयोजन का हम क्या बताए थे? संयोजन का प्यारे बच्चों हम बताए थे कि यदि a प्लस बी से ए बी बन जाए तो यह बच्चों संयोजन होता है। अगर a प्लस बी से ए बी बन जाए तो यह क्या होता है? संयोजन होता है। यानी कि इस प्रकार का अगर फॉर्मूला किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ मैच कर रहा है तो समझिए कि वह क्या है? संयोजन है। दूसरा हम आपको क्या बताए थे? दूसरा हम आपको बताए थे बच्चों वियोजन। दूसरा हम आपको बता दिए थे वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या बताए थे? वियोजन हम बताए थे सीधे संयोजन का उल्टा, ए बी से बन गया ए प्लस बी। इसको कहते हैं हम लोग वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन। अब तीसरा भी हम आपको बताए थे। तीसरा हम आपको क्या बताए थे? उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी तो बताए थे ही कि उष्मा का अगर अवशोषण करे तो उष्मा शोषी, उष्मा अगर बाहर निकले तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। ठीक है, तो उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी बताए थे। यहां पर प्यारे बच्चों ना हम आपको विस्थापन बताए थे जो फॉर्मूला बेस्ड है। समझ गए ना, विस्थापन अभिक्रिया बताए थे। तो विस्थापन में क्या बताए थे? ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी से क्या बन जाता है? बी प्लस ए सी बन जाता है। बताए थे ना, ए प्लस बी सी से बी प्लस अगर ए सी बन जाए तो वह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। और उसके बाद हम आपको बताए थे चौथा नंबर, याद होगा। चौथा नंबर प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे द्विव विस्थापन। क्या बताए थे? द्विव विस्थापन। ठीक है, द्विव विस्थापन बताए थे। और द्विव विस्थापन क्या बताए थे हम? ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी से बन गया क्या? ए बी प्लस सी डी से बन गया ए डी प्लस बी सी। यह बताए थे हम द्विव विस्थापन। इतना हम कंप्लीट करवा दिए थे। और यकीन मानिए परीक्षा के लिए ना ये चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए यही चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों आपको याद है तो समझिए कि परीक्षा में आप आराम से कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि उसके आगे क्या है। हाँ, उसके आगे प्यारे बच्चों हम आपको नाम लिखने के लिए सिखाए थे, अगर आपको याद हो तो। नाम लिखने के लिए हम क्या आपको सिखाए थे कि जैसे इधर मान लिया जाए कि कोई भी धातु है, ठीक है ना, कोई भी तत्व हम कह सकते हैं, कोई भी तत्व है, ठीक है ना, इधर कोई भी तत्व है और SO4 सल्फेट होता है। तो नाम किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, यह हम आपको क्लास में ही बता रहे थे ना कि नाम किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि Na पर एक आयन है। कैसे एक आयन है? क्योंकि 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अगर 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर कहेंगे कि एक आयन है। समझ में आया? 72 कक्षा में बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे कि क्या है? 72 कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग जल्दी से एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, ध्यान से एक बार देख लीजिए।
क्या बताए थे, जिससे बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम के बाहतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो के पर 1 आयन प्लस हो जाएगा। मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम का बाहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब Na सल्फेट के साथ मिलेगा, समझ गए ना, Na सल्फेट के साथ मिलेगा, देखिए होता क्या है, Na हो गया, Na पर 1 आयन प्लस में है। जब यह प्यारे बच्चों SO4 के साथ मिलेगा तो SO4 का क्या है, 2 आयन है माइनस में ना, SO4 का 2 आयन माइनस में है। होता क्या है कि जब Na SO4 के साथ मिलता है, समझ गए, जब Na SO4 के साथ मिलता है तो क्या होता है, ये वाला आयन है ना जो यहां पर आ जाता है और इसका ये वाला आयन यहां पर चल जाता है, यानी कि आयनों का अदला बदली हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया, आयनों का क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब दोनों को मिला करके हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Na, इस पर 1 था लेकिन 2 वाला इस पर आ जाएगा ना तो Na2, और SO4 पर 1 आ जाएगा तो Na2SO4 हो जाएगा। समझ में आया, यह चीज हालांकि हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो बच्चों तो हम पिछले क्लास में ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बता दिए थे। ठीक है ना, याद भी होगा आपको। तो चलिए इसी तरीके से तो हम लोग नामाकरण करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि Na SO4 के साथ मिला तो Na2SO4 उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे Na को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, और SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। उसी तरीके से पोटेशियम और सल्फेट मिलेगा तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। पिछले क्लास में बताए थे ना, कितने बच्चों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया था। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 2 आयन प्लस में है, इधर 2 आयन माइनस में है, तो ये 2 प्लस वाला और ये 2 माइनस वाला कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम SO4 के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, यहां देख लीजिए CaSO4, ये है Ba और SO4, BaSO4 क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट। ठीक है ना, बेरियम सल्फेट। जिंक जो है वो SO4 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। उसके बाद Fe आयरन मिलेगा तो आयरन सल्फेट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों नामाकरण करते हैं। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आया, जल्दी जल्दी से बताइए, कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से एक बार। समझ में आ गया, कैमरा में कुछ दिक्कत हुआ है क्या, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कितने बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, कितने बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद ना और भी हम आपको नाम लिखाने के लिए सिखाते हैं। जैसे देखिए अभी SO4 था तो हम लोग सल्फेट पढ़ रहे थे, अभी Cl है तो इसको क्या पढ़ेंगे, Cl है बच्चों तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। बाकी नियम वही रहेगा, इसका आयन इस पर और इसका आयन इस पर। ठीक है, तो Cl पर प्यारे बच्चों 1 आयन माइनस में होता है और और यहां पर Na पर 1 आयन प्लस में है, तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया, क्या बन जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर K है यानी कि पोटेशियम है और पोटेशियम Cl के साथ मिलेगा यानी कि पोटेशियम और क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, KCl। उसके बाद Mg है और Cl के साथ मिलेगा तो MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड।
उसके बाद Ca है, कैल्शियम है, और कैल्शियम अगर क्लोराइड के साथ मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद बेरियम है, और बेरियम अगर क्लोराइड के साथ मिलेगा तो बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। Cl2 कैसे लग रहा है, इसका वाला जो सब दो आयन है ना, सब Cl2 के पास आ जा रहा है, समझ गए। इसका वाला जो Cl का एक था इस पर आ जाएगा, और Mg का जो दो है वो इस पर आ जाएगा। तो देखिए MgCl तो लिख दिए, बाकी Cl के पास एक था तो Cl वाला आ गया Mg के पास, ठीक है ना। तो इसका एक था तो एक नहीं लिखाता है। Mg के पास दो था तो Mg वाला आ जाएगा Cl के पास, तो इसलिए यहां पर Cl2 लिखा जाता है। समझ में आया ना कि Cl2 क्यों लिखते हैं। चलिए, हाँ, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर Mg और Cl मिलेगा तो MgCl होना चाहिए था, यहां पर 2 क्यों लिखा जाता है, MgCl2 क्यों लिखाता है। तो 2 इसीलिए लिखाता है ताकि सॉरी 2 इसीलिए लिखाता है क्योंकि इसका जो आयन होता है ना अदला बदली कर लेता है, समझ गए ना। ये दोनों आपस में आयनों की अदला बदली कर लेता है। उसी प्रकार से देख लीजिए, जिंक है और Cl है तो ZnCl2 हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। Fe है और Cl है तो FeCl2 हो जाएगा, आयरन क्लोराइड। इस तरीके से बच्चों नामकरण किया जाता है। बताइए हो जाएगा। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से, क्या हो जाएगा आप लोगों से। जल्दी जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। पिछले क्लास में भी बताए थे, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, समझ गए ना। बस दोनों को मिला देना है, आयनों का अदला बदली कर देना है, समझ गए ना। दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला देना है और आयनों का अदला बदली कर देना है, बस नाम लिख देना है, हो गया अपना, समझ गए ना। दोनों को मिला देना है, आयनों का अदला बदली कर देना है, नाम अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बताइए हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए फटाफट से। हमें तो नहीं लगता है कि और कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बच्चों हम आपको बताते हैं अवक्षेपण। अच्छा, अवक्षेपण अभिक्रिया समझने के पहले ना आप लोग अर्थ थोड़ा सा समझिए। अवक्षेप बनना मतलब समझते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अवक्षेप बनने का मतलब समझते हैं। अवक्षेप मतलब जानते हैं, जैसे मान लिया जाए कि जैसे देखते हैं कभी कभी होता है क्या है ना कि कोई ऐसा घोल होता है जिसमें पेंदी में, जैसे कोई बर्तन है उसके पेंदी में गाद जम जाता है, तो गाद को ही अवक्षेप बोला जाता है, ठीक है ना। कभी कभी देखते होंगे कि पेंदी में ना गाद जम जाता है, तो गाद को ही बच्चों अवक्षेप बोला जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा लिखेंगे कि वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, समझ गए। वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, और जब अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, याद रहेगा। फटाफट से बताइए, अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग को याद रहेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर याद रहेगा, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर याद रहेगा। उवैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आया, जल्दी जल्दी से बताइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे PbNO3 का द होल ट्वाइस, PbNO3 का द होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब कहिएगा कि सर इसको कैसे नाम रख दिए सर, ये वाला तो सिखाया नहीं नाम रखने के लिए। प्यारे बच्चों, नाम रखने का सिंपल वही तरीका है। NO3 को हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेट, क्या पढ़ते हैं, NO3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, NO3 को हम लोग नाइट्रेट पढ़ते हैं, समझ गए ना। अब Pb के साथ अगर NO3 मिलेगा तो इसका आयन Pb पर आ जाएगा और Pb का आयन इस पर आ जाएगा। तो अब जरा देखिए ध्यान से, Pb पर 2 होता है, इस पर -1 होता है, तो -1 इस पर आएगा और +2 इस पर जाएगा। तो देख लीजिए Pb, ठीक है ना, NO3 पहले से है, तो जो Pb का 2 आयन था यहां पर नीचे आ जाएगा, तो PbNO3 का द होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट। देख लीजिए, लेड नाइट्रेट पढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहां पर Na पर 1 प्लस है तो NaNO3, न किसी पर पावर न किसी का ट्वाइस, तो सिंपल सा हो जाएगा NaNO3। देख लीजिए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहां पर K है तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। Mg
Mg पर 2 है और इधर NO3 है, तो MgNO3 का द होल ट्वाइस होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। समझ गए ना? तो नाम लिखने के लिए आप लोग को आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताइए। नाम लिखने के लिए आप लोग को आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से Ca मिलेगा NO3 के साथ तो कैल्शियम नाइट्रेट, Ba मिलेगा तो बेरियम नाइट्रेट, Zn मिलेगा तो तो क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट, और इसका आयन इस पर और इसका आयन इस पर, बस आयनों का अदला बदली होगा, अपना काम समाप्त हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया आप लोगों को? फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दीजिए तो आप लोग जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। हो गया? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बताइए। सर आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन आप, हम कितनों समझा लें, जब तक आप नहीं समझेंगे ना तो वो भी संभव नहीं हो सकता है। तो आपको समझना बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जब तक नहीं समझेंगे, हमारे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि अब आगे कैसे क्या होगा। देखिएगा जरा ध्यान से। तो अब नाम लिखने के लिए तो आप लोग सीख गए बहुत अच्छे तरीके से, चाहे नाइट्रेट वाला हो जाए, देखिए नाइट्रेट वाला हम आपको नाम लिखने के लिए सिखा दिए, उसके अलावा जो क्लोराइड होता है उसका नाम लिखने के लिए सिखा दिए, सल्फेट वाला नाम लिखने के लिए सिखा दिए। केमिस्ट्री में यही सब तो हार्ड होता है, और अगर यही सब आप सीख गए हैं तो फिर अब आपके लिए सब आसान ना हो गया। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे PbNO3 का द होल ट्वाइस प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, PbL2, PbL2, वही वाला समीकरण हो गया ना, AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस CD, AB प्लस CD, तो ए वाला इसके साथ मिल जाएगा। समझ गए ना? तो कैसे हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा और प्लस में KNO3 हो जाएगा। देख लीजिए शुरू वाला लास्ट वाला के साथ मिलेगा तो PbI2 प्लस में क्या, और PbI2 जो होता है ना, यही अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का निशान हमेशा तीर के निशान से हम लोग नीचे की तरफ दर्शा देते हैं। बताइए हो गया? अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आ गया ना? अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, क्यों नहीं आएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बस एक ही लाइन याद रखना कि जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है, मनुष्य उसे असंभव बना देता है, और मनुष्य के लिए ही वो काम भी संभव हो जाता है जो जो दुनिया के लिए असंभव है। समझ गए ना? दुनिया के लिए जो असंभव है ना, वो मनुष्य के लिए संभव हो जाता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना, कभी ये मत सोचना कि दुनिया में कोई काम असंभव है। कोई काम असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है, लेकिन मेहनत के बदौलत संभव है। जब तक मेहनत नहीं करोगे हर चीज तुमको असंभव लगेगा, मेहनत करोगे तो हर चीज संभव लगेगा। क्या समझ गए ना? अच्छा बताइए आप लोग एकदम ईमानदारी के साथ, केमिस्ट्री के पहला नंबर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक आया जहां पर आपको लगा कि हमें समझ में नहीं आया? सर जल्दी से एक बार कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि केमिस्ट्री में पहला नंबर चैप्टर में कहीं पर कोई भी हम ऐसा टॉपिक आने दिए कि जो आपको लगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ में नहीं आया। जहां तक कि जो कॉम्प्लिकेटेड था ना, वो और ज्यादा आप लोग के लिए आसान बन गया, और ज्यादा आसान बन गया है आप लोग के लिए। तो क्या कभी आप लोग को ऐसा दिक्कत हुआ? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए, क्या? ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों नो सर लिख रहे हैं, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम। और आगे है प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया को, द्विव विस्थापन अभिक्रिया तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। द्विव विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म यानी अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि सर अम्ल क्या होता है सर, और क्षार क्या होता है सर? ये तो पढ़ाया ही नहीं है आप। प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार के बारे में ना आपके किताब में, अम्ल और क्षार के बारे में आपके किताब में दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना? तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, ये सब कुछ हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा,
द्विविस्थापन विक्रिया, समझ गए ना। अम्ल और क्षार के बीच अगर द्विविस्थापन विक्रिया होगा तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अम्ल और क्षार के बीच में अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो उसे उदासीनी अभिकरण क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या फिर इसका दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे भी आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं ना तो लवण और जल ही बनता है। दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए HCl हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि यह क्या है, अम्ल है। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है, क्षार है ना। तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये तो लवण बन गया। देख लीजिए NaCl क्या है, लवण है। अरे जो हम लोग नमक खाते हैं ना वही नमक है NaCl, ठीक है। क्या है, NaCl। और प्लस में जल बन रहा है, तो देखिए अम्ल और क्षार मिला तो क्या बना, लवण और जल बना। लेकिन अभिक्रिया कौन सा है, AB प्लस CD वाला। तो AB प्लस CD क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है ना। तो एक्चुअल में यह क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद देख लीजिए HNO3, ये होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड। कुछ नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, समझ गए ना, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जैसे हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। C6H12 क्या होता है, C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। मुख्य रूप से ना अम्ल में 3 के बारे में ज्यादा पूछता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया, क्योंकि ये सब ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए ना। पढ़ाएंगे कि एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल में कौन कौन होता है, दुर्बल अम्ल में कौन कौन होता है, ये सब हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो HNO3 बच्चों देख लीजिए नाइट्रिक एसिड है और प्लस में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल जब क्षार के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण KNO3 बनेगा, प्लस में जल बनाएगा H2O बनाएगा, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यही कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच में जब हो तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला नंबर है बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए ये वाला समझ में आ गया ना, उदासीनीकरण तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को प्यारे बच्चों उपचयन भी कहते हैं और परीक्षा में यह बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपचयन या फिर ऑक्सीकरण क्या है। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। जब आप लोग 12th क्लास में जाइएगा ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग एक चैप्टर ही है बच्चों। यहां पर देखिए ना एक छोटा सा टॉपिक आया है ना, लेकिन जब 12th क्लास में जाइएगा तो आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और दोनों मिला के बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, समझ गए। देखिए ऑक्सीकरण क्या है, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, ऑक्सीजन का जब वृद्धि होगा ना तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ध्यान रखिएगा। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, तीनों एक ही नाम है, समझ गए ना। जैसे एक लड़का का 2-3 नाम होता है ना, कोई कोई छोटू कह देता है, कोई कोई गोलू कह देता है, समझ गए ना, कोई कोई और कोई नाम धर के मतलब उसको रगड़ देता है। तो एक का 2-3 नाम होता है, उसी तरीके से ना केमिस्ट्री में इसका 2 नाम है, ऑक्सीकरण और इसी का दूसरा नाम है उपचयन और ऑक्सीडेशन। अधिकांश बच्चे ना उपचयन और अपचयन में अंतर नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। उपचयन को अपचयन बना देंगे और अपचयन को कभी कभी उपचयन बना देते हैं, लेकिन अंतर आपको समझना है, ठीक है। ऑक्सीकरण और क्या इधर क्या है, उपचयन। वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आया।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन कमेगा, और जब हाइड्रोजन बढ़ेगा ना तो ऑक्सीजन कमेगा। दोनों एकदम एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ गए ना? हाँ, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन घट रहा है, फिर जब ऑक्सीजन घटेगा तो ये हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, Mg के साथ आकर के कौन मिल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन मिल रहा है ना। देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। ये देख लीजिए NH3 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। जिसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा एक्चुअल में उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, आपका जवाब क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ही जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसके साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आया? देखिए ऑक्सीजन है जो मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है ना, तो कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। इधर ऑक्सीजन NH3 के साथ जुड़ रहा है तो कहेंगे NH3 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। समझ में आ गया? हाँ, तो Mg+O2 से MgO बन गया, NH3+3O2 से 2N2 प्लस जल बन गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है। और देख लीजिए NH3 मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि सर क्या होता है NH3 बहुत बार परीक्षा में पूछता है। और प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। समझ में आ गया ना, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑक्सीकरण समझ गए, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए उसको ऑक्सीकरण। समझ गए ना, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए उसको ऑक्सीकरण। समझ में आया? बताइए, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ऑक्सीकरण कहला जाएगा। समझ गए ना? अगर हाइड्रोजन का ह्रास हुआ फिर भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। एक हम आप इस प्रकार से समझिए, हमारे एक हाथ में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है ना? हाइड्रोजन बढ़ गया, सॉरी ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन घट गया है। समझ गए ना, हाइड्रोजन घट गया है। एक केस अभी ऐसा आएगा, एक केस अभी ऐसा आएगा जो सीधा इसका उल्टा होगा। अभी ये बढ़ा हुआ था तो ये घटा हुआ था, अब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा और ये देख लीजिए घट जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, उपचयन, सॉरी अपचयन बोलेंगे या फिर अवकरण, जिसको रिडक्शन बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, अवकरण में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का कमी होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया? बता दीजिए फटाफट से, समझ में आ गया यहां तक? ये वियोजन अभिक्रिया क्या है, पहले आप लोग ना इसके बारे में देख लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट रहा है। अगर देखिए उष्मा के कारण कोई पदार्थ टूट रहा है तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल सा बात है, उष्मीय वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, हम आपको बता चुके हैं। संयोजन और वियोजन जब पढ़ाए थे तो वहां पर बता दिए थे ना कि वियोजन मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब होता है जुटना। तो वियोजन मतलब टूटना और उष्मीय मतलब उष्मा के कारण। तो अगर उष्मा के कारण टूट रहा है तो उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर उष्मा के कारण जुट रहा है, सॉरी अगर उष्मा के कारण टूट रहा है तो उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे PbNO3 का द होल ट्वाइस हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, तो PbO, ठीक है ना, पोटेशियम ऑक्साइड इधर बन जाएगा NO2 प्लस O2। यानी कि जब हम लोग इसको उष्मा दे रहे हैं ना तो ये टूट जा रहा है। तो अगर उष्मा देने से टूट जाए तो उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? उसके बाद है विद्युतीय वियोजन। अगर विद्युत से टूट जाए तो विद्युतीय वियोजन, एकदम सिंपल है, अगर विद्युत से टूट जाए तो उसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन। वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? अगर प्यारे बच्चों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। विद्युत धारा के कारण अगर वियोजन हो जाए, विद्युत धारा के कारण अगर टूट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? देखिए H2O था, जल था, अगर हम लोग इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। तो विद्युत के कारण ये सब अलग अलग हो गया तो इसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया?
अब एक होता है प्यारे बच्चों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया है और वह अगर सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो रहा है तो जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया? सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो, जैसे AgCl, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया करता है और यह Ag और क्लोराइड यानी कि चांदी अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में Ag अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम है प्रकाश वियोजन, यानी कि यह प्रकाश के कारण टूट जाता है। जैसे उष्मा के कारण टूटा तो उष्मीय वियोजन, विद्युत के कारण टूटा तो विद्युतीय वियोजन, प्रकाश के कारण टूटा तो प्रकाश वियोजन। एकदम सिंपल है, कहीं पर कठिन है ही नहीं, एकदम सिंपल है बच्चों, और सिंपल से भी सिंपल में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक? और एक होता है ताप रासायनिक अभिक्रिया, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है, ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नाम के जैसा ही उसका परिभाषा हो जाएगा, ताप के कारण संपन्न हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग ताप रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? अगर प्यारे बच्चों ताप के कारण संपन्न हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो कुल इतना प्रकार का अभिक्रिया था जिसके बारे में हम आपको बता दिए। ठीक है ना, इतने प्रकार के कुल अभिक्रिया थे जिसके बारे में हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बता दिए। अब बताइए अगर कोई दिक्कत है तो, अब बताइए प्यारे बच्चों अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें जल्दी से जल्दी अब बताइए। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? चलिए, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ गया ना? तो कुल मिलाकर के आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन हाँ इसको ना आप शॉर्टकट में इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, प्लस उष्मा रखने पर उष्मा क्षेपी, यानी कि जब उष्मा जुड़ रहा है तो उष्मा क्षेपी, उष्मा जब ह्रास हो रहा है तो उष्मा शोषी, जब दो से एक हो जाए तो संयोजन, जब एक से दो हो जाए तो वियोजन। बताए थे ना, A + B से बन गया AB, 2 से 1 हो गया तो इसको कहते हैं संयोजन। यह होता है AB, तो AB का क्या होता है, A + B होता है, यानी कि 1 से 2 हो जाए तो उसको कहते हैं वियोजन। ठीक है, उसके बाद जब एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन, जब 2 मूलक हटे तो द्वि विस्थापन, सब्जियों का सड़ना वो अपघटन क्या है, उष्माक्षेपी है। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों अब खत्म हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, वो है दहन और ज्वाला, जिसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दहन और ज्वाला हम लोग उसे ना अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चलिए प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग को एक एक चीज समझा दें हम, और हम शायद समझा भी देते हैं, आप लोग को समझ भी आ जाता होगा। तो कुल मिलाकर के चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को यह क्लास अच्छा लगा, कितने बच्चे को यह क्लास अच्छा लगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे को समझ में आ गया। फटाफट से कमेंट करिए आप लोग। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत अब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सर, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम देखेंगे, और अगली क्लास में आपका यह चैप्टर खत्म, एकदम एक एक नंबर वाला क्वेश्चन भी ना हम अगले क्लास में खत्म करवा देंगे। ठीक है ना, जो जो क्या उसको बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन को वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं, तो वन लाइनर भी ढेर सारा क्वेश्चन हम अगली क्लास में क्लियर कराएंगे। ठीक है ना, वन लाइनर भी हम ढेर सारा क्वेश्चन अगली क्लास में क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।